Bismillahirrahmanirrahim. I am Abdul Halim and you are watching my YouTube channel. In this video, we will discuss Charles' law as well as Avogadro's law. So, what is Charles' law? चार्ल्स लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ एक कानून है एक ड्राई गैस और के वॉल्यूम और उसके टेम्परेचर के मुतालिक. सो इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. अगर दबाव मुस्तकिल हो, चेंज ना हो, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो ताल्लुक़ होगा उसी लॉ को हम चार्ल्स लॉ कहेंगे. लेकिन वो ताल्लुक़ कैसा होगा? द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द absolute temperature if pressure remains constant. अगर हम प्रेशर को, दबाव को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम जो होगा किसी भी गैस का वो सीधी निस्बत रखेगा किसके साथ? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ. तो ये एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है इस लॉ की. पहले तो चार्ल्स लॉ ने ये हाइपोथेसिस दिया था, बयान किया था. उसके बाद मुख्तलिफ साइंसदानों ने, इवन चार्ल्स ने खुद इसको प्रूफ किया और उसके बाद डाल्टन ने भी प्रूफ किया और फिर जाके ये लॉ बना. तो चार्ल्स लॉ, अगर हम इन पिक्चर को देखें कि एक पिक्चर में एक बीकर है, उसमें हॉट वाटर है. तो अगर हम उसको फॉर एग्ज़ाम्पल हीट बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम जो होगा वो भी बढ़ जाएगा. दिस इज सेड टू बी द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम जो होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा. अगर हम ग्राफ की बात करें, देर आर डिफरेंट कर्व्स इन विच डिफरेंट गैसेस आर प्रेजेंट. सो दे हैव डिफरेंट, आई थिंक they have different curves because their volume would be theoretically zero at different temperatures. So there are different curves. So if we are looking at in this graph, there are four gases. So the temperature will reach at the minus 273.15. This temperature is known as absolute zero or 0 Kelvin. So mathematically, V is directly proportional to T if P and N remains constant. तो हम V is equal to KT. K is a constant of proportionality. It is the equal to the ratio of volume to temperature is always constant if pressure and temperature is constant. अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल रेशो होगा जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, मुस्तकिल होगा, अगर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल जो हैं वो सेम रहें, वो चेंज ना हो. तो अगर फॉर इनिशियल गैस जो है V1/T1 इज इक्वल K है, तो फॉर फाइनल जो होगा V2/T2 इज इक्वल टू K. और अगर इसको हम कंपेयर करें, इक्वल होगा बिकॉज बोथ दीज इक्वेशंस आर इक्वल टू K. तो हम V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 कर सकते हैं. तो हम बात कर रहे थे कि वॉल्यूम और टेम्परेचर की. मीन्स ये चारों गैसेस जो हैं वो पहले ही -273.15 से पहले ही लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं. तो ये टेम्परेचर जो है इट इज़ नॉट अचीवेबल फॉर एनी एक्सपेरिमेंट.
बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, लेकिन ये टेम्परेचर जो है -273.15 इज़ नॉट अचीवेबल, ये किसी ने हासिल नहीं किया। मतलब इसका मतलब ये है कि इस टेम्परेचर को पहुंचने के लिए हमें एनर्जी जो होगी वो ज़ीरो करनी होगी। लेकिन साइंसदानों ने तकरीबन जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं उसमें से काफ़ी हद तक नज़दीक आए हैं, और हमें इससे मादे की डिफरेंट स्टेप्स जो हैं ये वहाँ, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि 5th एंड 6th स्टेट जो होगी वो हासिल होगी। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ द पॉइंट एट विच द फंडामेंटल particles of nature have minimal vibrational motion, retaining only quantum mechanical zero point energy induced particle motion. In 1994, the NIST achieved a record cold temperature of about 700 nanokelvin. In 2003, researchers at MIT eclipsed this with a new record of 450 picokelvin, around 0.45 nanokelvin. So still they cannot achieve the 0 Kelvin, but they are very near to 0 Kelvin, because some sort of energy is always there. We cannot achieve this 0 Kelvin. And so again 0 Kelvin जो होता है वो means energy zero होगी. So by international agreement, absolute zero is defined as a precisely 0 Kelvin on the Kelvin scale, which is a thermodynamic absolute temperature scale, and 273 degree Celsius on the Celsius scale. So absolute zero is also precisely equivalent to 0 degree on the Rankine scale, also thermodynamic temperature scale. And on the other hand, on the Fahrenheit scale, it is equal to the 459.6 degree Fahrenheit on the Fahrenheit scale. So this is I think we should so while scientists cannot fully achieve the state of zero heat energy in substances, they have made great advancement in achieving temperature ever closer to zero absolute. तो साइंसदानों ने मतलब काफ़ी हद तक मेहनत की है कि यहाँ तक आ जाए, लेकिन पूरा मुकम्मल तौर पर 0 केल्विन के पास ये साइंसदान जो है वो नहीं आए। तो इस कर्व का मतलब था कि जैसे कि हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम कम करेंगे तो टेम्परेचर भी कम होगा। लेकिन ये टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो तक मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़ीरो वॉल्यूम नहीं होता। तो हम क्या करेंगे कि इस कर्व को पीछे की तरफ लाएंगे, और पीछे की तरफ लाएंगे तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो टेम्परेचर होगा दैट इज़ इक्वल टू -273.15, and that temperature is known as 0 Kelvin or absolute zero, in which energy absent, energy नहीं होगी। और तो ये जो है वो मतलब बहुत ही अहम लॉ है जिसको हम चार्ल्स लॉ कहते हैं, और इसका सबसे अहम ये है कि इसने केल्विन स्क्वेल को, मतलब चार्ल्स ने नहीं बाकी दूसरे साइंसदानों ने केल्विन स्क्वेल को इस लॉ के ज़रिए प्रपोज किया और बताया कि एब्सोल्यूट स्केल जो है वो ज़ीरो से शुरू होता है और आगे जाता है। मतलब मिनिमम जो अचीवमेंट है ज़ीरो टेम्परेचर की दैट इज़ 0 केल्विन, उससे कम नहीं आ सकता।
अच्छा, आगे उसके हम अभी दूसरा लॉ पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज एवागेड्रोस लॉ। उसको हम कहेंगे एवागेड्रोस लॉ। अब एवागेड्रोस लॉ जो है वो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के साथ इनका रिलेशनशिप है, और इट इज़ नेम्ड ऑन द ऑनर ऑफ great scientist Amedeo Avogadro. So in this case, the volume of given mass of gas is directly proportional to the number of moles. ये जो मतलब लॉ है एवागेड्रो का, उसमें वॉल्यूम जो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स के साथ सीधी निस्बत रखते हैं। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, या अगर हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी मोलर एसटीपी पे किसी भी 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा दैट वुड बी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही होगा। जैसे कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल so if I ask you about the Avogadro's law, so can you define this law? So this law can be achieved if we the volume of given mass of gas is directly proportional to the number of moles if pressure and temperature is kept constant. अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम जो होगा वो मोल्स के साथ सीधी निस्बत रखेगा। अगर मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल एट एसटीपी पे वॉल्यूम जो होगा वो किसी भी 1 मोल गैस का वो कांस्टेंट होगा, दैट इज़ इक्वल टू 22.4 dm³, मतलब के 22.4 लीटर्स, या अगर हम 22,400 ml या cc कह सकते हैं। तो दिस इज सेड टू बी द Avogadro's law, and this is the big achievement, and because there are 3 different gases. For example, if you are taking hydrogen, oxygen and nitrogen, they have same volume, because each mole, for example, if we are taking hydrogen 2 gram, nitrogen 28 gram and oxygen 32 gram, so each has a volume of 22.4 liter or 22,400 cc. So this is the main thing that need to be understand, I think. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वही तीनों अगर किसी भी बैलून में लेते हैं तो उसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखते हैं कि 3 डिफरेंट बैलून्स हैं, और उसी बैलून में से एक में हाइड्रोजन गैस है, दूसरे में नाइट्रोजन है और तीसरे में ऑक्सीजन गैस है। ये 3 डिफरेंट गैसेस हैं, और हर एक बैलून का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक में दैट इज़ 1 मोल ऑफ ईच गैस दैट इज़ प्रेजेंट एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कौन सा है? दैट इज़ इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 डिग्री केल्विन। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 बैलून है, एक में नाइट्रोजन है दैट इज़ ब्लू बैलून, एंड अदर वन दैट इज़ रेड दैट इज़ नाइट्रोजन, एंड no that is hydrogen, and the green one that is oxygen. So at STP they have fixed volume of 1 mole of each gas has a fixed volume of around 22.4 dm³. So this is said to be the
Boyle's law. Thank you for watching.